हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे डीसीजी केबल्स एंड वायर्स लिमिटेड, जो कि एक छोटी सी कंपनी है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 184 करोड़ की ये कंपनी अभी, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है अभी ये। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये जो कंपनी है केबल्स एंड वायर्स बनाती है। मेनली ये जो कंपनी है सप्लाई करती है जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये अपने वायर जो होते हैं कॉपर के वो सप्लाई करती है। यानी कि ये कंपनी बोल सकते हैं कि पावर सेक्टर से आती है, और हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि पावर सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक से काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर ये कंपनी भी अच्छा करी फ्यूचर में, तो ये कंपनी भी हमको आने वाले समय में मल्टी बैगर प्रोवाइड कर सकती है रिटर्न्स। तो अगर इस कंपनी के साथ भी जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड से अपना ग्रोथ कर रही है, आने वाले कुछ सालों में भी अगर ये इसी हिसाब से ग्रोथ करती है तो ये हमें अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कंपनी। अब क्योंकि ये छोटी कंपनी तो डेफिनेटली रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा ही। चलिए कंपनी की बात करते हैं। जैसा मैं बोल चुका हूँ, ये कंपनी जो है कॉपर वायर सप्लाई करती है बिग बिग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के लिए। इसके अलावा भी इनके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो और अदर इंडस्ट्री में, अदर कंपनीज में यूज़ होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफार्मर। लेकिन मेनली ये ट्रांसफार्मर बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको ही ये सप्लाई करती है। अगर इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स की बात करते हैं तो जैसे एबीबी इंडिया, जो इसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, सिल्चर टेक्नोलॉजी वो इसका बड़ा क्लाइंट है, या इसके अलावा सुजलॉन को भी अपना माल सप्लाई करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये मेनली जो है बी टू बी में काम करती है, लेकिन इसके अलावा अब रिसेंटली इन्होंने बी टू सी भी स्टार्ट किया है। और इनके एमडी जो है मिस्टर देवांग पटेल, उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में हमारा मार्जिन और बढ़ सकता है, क्योंकि बी टू सी हम जानते हैं कि उसमें मार्जिन बढ़ाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और बी टू सी में काफ़ी बड़ा स्कोप भी है। यानी ये इंडस्ट्री ऐसी जगह से आती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि पॉलीकैब हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप रखता है। तो इस तरीके से इस कंपनी में ग्रोथ करने की तो अपार अपॉर्चुनिटी है, अगर ये कंपनी सही से अपने प्लान एग्जीक्यूट करती है। तो अगर इनके एमडी मिस्टर देवांग पटेल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, लेकिन इनको स्ट्रीट स्मार्ट बोला जा सकता है। यानी काम कर करके जो बंदा सीखता है उस तरीके की इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स का इनका इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो चुका है। इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी 2008 में एज ए प्रोप्राइटरशिप, यानी काम तो इन्होंने 2008 से करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2016 में इन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। तो यानी कि 8 साल पुरानी कंपनी हो गई एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अभी रिसेंटली यानी अप्रैल 2024 में इसका आईपीओ आया था। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आईपीओ आए हुए अभी ओनली 8 महीने हुए हैं। और अगर बात करते हैं आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो 100 रुपीज़ इसका अपर बैंड था। ये बढ़ते बढ़ते अप्रॉक्सीमेटली 188 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद अगर अभी का प्राइस देखते हैं तो अपने आईपीओ प्राइस पे अभी ये चल रहा है 101 रुपीज़। उसके रीज़न भी जानेंगे क्यों ऊपर जाने के बाद ये अगेन नीचे आ चुका है अपने आईपीओ प्राइस पे ही। तो जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो चलिए उसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। तो इस कंपनी के भी हम कुछ पैरामीटर देखेंगे, उसके कुछ पॉजिटिव्स की बात करेंगे, कुछ नेगेटिव्स की बात करेंगे। उसके बाद हम अपना मन बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एंड में मन तो आखिर आपको ही बनाना है, मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ईपीएस टाइम्स यानी प्रॉफिट टाइम्स, आखिर ये अपने प्रॉफिट को कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इसका डेटा देखते हैं मार्च 2023 से लेकर 25 जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने प्रॉफिट को अप्रॉक्सीमेटली 4.4 टाइम्स कर दिया है। तो अगर हम बोलते हैं एक नॉर्मल कंपनी, एक बड़ी कंपनी अगर 10 ईयर्स में अपने प्रॉफिट को 3 टाइम्स कर देती है तो इसको एक अच्छा माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये छोटी कंपनी तो एटलीस्ट 5 टाइम्स तो करना चाहिए 10 ईयर्स में, तो एक ग्रोथ कंपनी मानी जा सकती है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो उसने 3 इयर्स में अप्रॉक्सीमेटली अपने जो प्रॉफिट को है 4.4 टाइम्स कर दिया है। यानी कि इस पैरामीटर में हम इसको फुल मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा पैरामीटर डेट टू इक्विटी रेशियो, किसी भी कंपनी के लिए डेट बहुत खतरनाक हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आईपीओ से पहले इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 1.09 था, यानी कि जो 1 होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर ही था। और आईपीओ आने के बाद इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 हो गया है। आईपीओ आने के बाद से इस कंपनी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए
जो इनके लैंडिंग रेट थे, यानी कि जिस रेट पे ये कंपनी पैसा ले रही थी, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी, हर साल ये अपने सेल्स को डबल करती जा रही थी और प्रॉफिट को भी डबल करती जा रही थी, लेकिन जो लोन इन्होंने ले रखे थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रखे थे, बिकॉज छोटी कंपनीज को सस्ते रेट तो कोई देता नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर आईपीओ में इनका जो पैसा आया है, उन्होंने उससे अपना डेट को काफ़ी कम किया है, और मेनली जो पैसा है डेट को कम किया, प्लस जो उनकी वर्किंग कैपिटल थी जिसमें इनका जो लोन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा था, वो उन्होंने अपने आईपीओ के पैसे को लगाया, और उसी के चलते देखा जाए तो अभी इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे 0.32 पे आ चुका है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो में भी हम करंट समय में इसको फुल मार्क दे सकते हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है, 180 करोड़ रुपीस की ओनली कंपनी है, तो हम बोल सकते हैं इसका आरओई एटलीस्ट 20% से तो ऊपर होना चाहिए, तभी तो रिस्क लेना बनता है। तो यहाँ पे जो इसका आरओई है 45% का बेहतरीन आरओई है, तो यानी यहाँ पे रिस्क लेना बन सकता है, और यहाँ पे आरओई के केस में भी हम इसको फुल मार्क दे सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि तीनों जो पैरामीटर रहते हैं मेनली, वो उसमें इसने कंपनी ने अभी तक तो पास किया है। अदर पॉजिटिव पैरामीटर्स अगर बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो इनके एमडी के हिसाब से इनकी यूएसपी क्या है। जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, उसी तरीके से ये बोलते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर को माल सप्लाई करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 डेज में ऑर्डर मिलने के बाद। बट ये बोलते हैं क्योंकि हमारा मैनेजमेंट अभी छोटा है और मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं अपने सारे ऑपरेशन को, तो ये जो इनका जो डिलीवरी टाइम लाइन है कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद, ये 7 से 15 डेज में ही अपने कस्टमर को ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इनकी यूएसपी मानी जाती है। जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी तो उन्होंने कॉर्ड केबल और यूनिवर्सल केबल को अपना कॉम्पिटिटर बताया था। तो अगर कॉर्ड केबल कंपनी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 244 करोड़ की ये कंपनी, यानी इस कंपनी से बड़ी अभी भी कंपनी है। अगर मुझे चूज करना पड़े कि मैं डीसीजी केबल्स एंड वायर्स को चूज करूं या कॉर्ड केबल को, तो डेफिनेटली डीसीजी केबल्स एंड वायर्स को चूज करूं, क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। और अगर बात करते हैं कॉर्ड केबल की, तो वो काफी पुरानी लिस्टेड कंपनी है जिसने ग्रोथ दिया है, बट बहुत बेहतरीन ग्रोथ भी नहीं दिया है। प्लस उसका आरओई भी देखते तो ओनली 6% है, जबकि डीसीजी केबल्स एंड वायर्स का जो आरओई है 45% है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इनका दूसरा कॉम्पिटिटर जो यूनिवर्सल केबल है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की कंपनी। तो यहाँ पे गुड न्यूज ये हो जाती है कि ये कंपनी अभी ओनली 180 करोड़ की है, और ये जो इसका कॉम्पिटिटर है यूनिवर्सल केबल, वो 2000 करोड़ की कंपनी। यानी अपॉर्चुनिटी तो अभी अगर इसके बराबर भी हो जाती है तो भी हमें 10 गुना से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। अब अगेन अगर हम फिर कंपेयर करते हैं डीसीजी वायर से यूनिवर्सल केबल को, तो अगेन इसका आरओई भी 45% है, प्लस ये भी जो है बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी है। तो नॉर्मली अगर मुझे दो सेक्टर की सेम तरीके का सब कुछ पैरामीटर दिखे, और एक कंपनी न्यू लिस्टेड है और एक कंपनी काफी पुरानी लिस्टेड है, तो मैं नई लिस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो नई लिस्टेड कंपनी वो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है कंपेयर टू जो पुरानी लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नई कंपनी में इन्वेस्ट करना, कंपनी तो पुरानी है, ओनली लिस्टिंग उसकी नहीं है। दोस्तों, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है, बट बहुत सी छोटी कंपनीज होती है वो अपने हाफ ईयरली रिजल्ट को प्रेजेंट करती है। उसी तरीके से डीसीजी जो कंपनी है वो भी अपने हाफ ईयरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है। सितंबर 24 के हाफ ईयरली रिजल्ट आ चुके हैं, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट आए। अगर बात करते हैं वाई ऑन वाई, यानी कि सितंबर 23 में 53 करोड़ से सेल्स बढ़ के 60 करोड़ हो चुकी है, जो कि 30% का ग्रोथ है, जिसको हम गुड ग्रोथ बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम मार्च 24 में 48 करोड़ से सेल्स बढ़ के 60 करोड़ हो चुकी है, जो कि 25% का अच्छा खासा वेरी गुड ग्रोथ बोला जा सकता है इसको। यानी सेल्स के मामले हम बोल सकते हैं कंपनी ने अच्छा किया है। अब अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो वाई ऑन वाई देखते हैं तो 5 करोड़ से प्रॉफिट फ्लैट ही रहा है। 5 करोड़ यानी कि कोई ग्रोथ नहीं आई है, जिसको हम बुरा परफॉर्मेंस बोला जा सकता है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही थी कंपनी पिछले कुछ सालों में। उसी तरीके से अगर मार्च 24 में 4 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो चुका है, जो कि 25% की ग्रोथ है, जिसको अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन वाई वाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि फ्लैट रहा है। तो यानी ओवरऑल हम रिजल्ट को बोल सकते हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो हमने यहाँ देखा कि सेल्स तो इस कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन उस हिसाब से अच्छा नहीं किया जिस हिसाब से अभी तक अपने नंबर प्रेजेंट कर रही थी बिफोर आईपीओ। हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि बहुत सी कंपनी बिफोर आईपीओ तो अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं, लेकिन आईपीओ आने के बाद उनका रिजल्ट इतना अच्छे नहीं आते। तो वो भी इसी कंपनी के साथ है, जो इस कंपनी के
के लिए एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर प्रॉफिट देखें तो बिल्कुल फ्लैट रहा है, वाई ऑन वाई सितंबर 23 में भी 5 करोड़ था और सितंबर 24 में भी 5 करोड़ है, यानी कि ये एक बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, बहुत बुरा प्रॉफिट बोला जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है, अभी भी कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। तो 100 बात की एक बात, इस कंपनी के जो ये हाफ ईयरली रिजल्ट आए ये इतने अच्छे नहीं आए और उसी के चलते इसके स्टॉक में प्रेशर भी देखा जा रहा है। जो स्टॉक अराउंड 182 रुपीज का हाई लगाता है, अभी वो 101 रुपीज पे मिल रहा है हमें अपने आईपीओ प्राइस पे ही। इस कंपनी के कुछ और निगेटिव पॉइंट बताते हैं। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट तो जो इसका रिजल्ट आया है, जो हमने देखा कि अभी तक ये कंपनी अपने सेल्स को भी डबल करती जा रही थी, अपने प्रॉफिट को भी डबल करती जा रही थी, और जो फर्स्ट रिजल्ट उन्होंने लिस्ट होने के बाद दिखाया वो डिग्रोथ का दिखाया। तो सबसे बड़ा निगेटिव तो यही हो जाता है, जिसके चलते ही अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी 101 रुपीज यानी अपने आईपीओ प्राइस पे ही आ गया। इवन अगर आज 5% का उसने अपर सर्किट लगाया है, इसीलिए 101 है, अदरवाइज वो 95 रुपीज तक आ चुका था। इसके अलावा ये भी बोला जा सकता है, जिस समय मार्केट अच्छा खासा चल रहा था अप्रैल में, तो भी अगर इसका जीएमपी देखें तो 18% उसका जीएमपी से घट के 0% हो चुका था इसके आईपीओ क्लोजिंग डे तक। यानी कि ये भी एक निगेटिव बात हो जाती है, यानी जहां पे जो एसएमई आईपीओ आते हैं उनका 100% 80% तक का भी जीएमपी रहता है, क्योंकि इनसाइडर्स को तो उसकी वैल्यूएशन का पता रहता ही है। तो वहां पे भी इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसी ने नहीं दिखाया था। इसके अलावा देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन भी हुआ था, तो रिटेल टाइम्स भी जो हुआ था वो ओनली 20 टाइम्स हुआ था। यानी बोल सकते हैं इस आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला था जितना कि एसएमई में अगर अच्छे नंबर है, जो कि इसके बहुत अच्छे नंबर थे, तो उसके हिसाब से इसको आईपीओ में भी इतना अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला था। तो दोस्तों, हमने इस कंपनी के पॉजिटिव देखे, आईपीओ से पहले बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव था, आईपीओ के आने के बाद जो रिजल्ट आए वो इतना अच्छा नहीं है, जो कि निगेटिव बात हो जाती है और बहुत ही निगेटिव बात हो जाती है। अब अगर मेरे पर्सनल व्यू की बात करें तो हम इसको अपने रडार में रख सकते हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आता है वो एक सनराइज सेक्टर है और वो इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर, अगर ये अपना डिसेंट ग्रोथ भी करता है कई सालों में, तो उसके हिसाब से ये कंपनी हमको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो हमें इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और जब हमें इस कंपनी पे फेथ हो जाए कि हाँ ये अच्छा कर सकती है और हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, हमें इस कंपनी पे कॉन्फिडेंस आ जाए, तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये मेरा ओनली पर्सनल व्यू है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि ये जो छोटी कंपनीज होती हैं ये हो सकता है आपका कुछ ही टाइम में आपको 100%, 200% या 300% रिटर्न दे दे, लेकिन वो आपके कैपिटल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।